हेलो माय डियर स्टूडेंट, साधना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार मिश्रा आज आप लोगों को क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट जो हैलो एल्केन और हैलो एरीन है, इसमें हैलो एल्केन चल रहा है। हैलो एल्केन का ये हमारा चौथा लेक्चर है। पहले लेक्चर में आप लोगों को हैलो एल्केन और हैलो एरीन के बारे में बताए थे। सेकेंड लेक्चर में इसके गुणधर्म के बारे में बताए थे। सेकेंड लेक्चर में इसके नामकरण और इसमें समावेशिता की जो परिघटनाएं होती हैं, और थर्ड लेक्चर में हम आप लोगों को बताए थे इसके प्रिपरेशन मेथड के बारे में। ये हमारा चौथा लेक्चर है इसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म में। तो हम देखते हैं इसका भौतिक गुणधर्म क्या है। तो इसमें अगर हम पॉइंट वाइज करके इसके भौतिक गुणधर्म को देखते हैं, तो अगर इसका हम पहला भौतिक गुणधर्म देखें तो जो हैलो एल्केन या इसे हम सामान्यतः एल्किल हैलाइड बोलते हैं, तो जो एल्किल हैलाइड के न्यूनतम सदस्य होते हैं, जैसे मान लिया हमारा मेथिल क्लोराइड हो गया, मेथिल ब्रोमाइड हो गया, एथिल क्लोराइड हो गया, यानी जो इसके न्यूनतम कार्बन वाले सदस्य होते हैं, ये कमरे के ताप पर यानी एट रूम टेम्परेचर पर ये सामान्यतः होते क्या है, गैस होते हैं। और इससे जो हायर होते हैं यानी लगभग कहाँ तक के C18 कार्बन तक के जो सदस्य होते हैं ये द्रव होते हैं। और इससे जो हायर सदस्य होते हैं वो किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड। यानी तो पहला हुआ कि एल्किल हैलाइड के जो न्यूनतम सदस्य होते हैं एक कमरे के ताप पर हमारे क्या होते हैं, गैस होते हैं। उससे जो हायर यानी कहाँ तक के C18 तक के सदस्य होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, द्रव होते हैं। और इससे जो उच्चतम सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, ठोस होते हैं। ये तो पहला हुआ। दूसरा अगर हम गुणधर्म देखते हैं, अगर इसमें हम क्वथनांक की बात करते हैं, तो एल्किल हैलाइडों के क्वथनांक में कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है जिसको हम पॉइंट वाइज करके देखते हैं। तो एल्किल हैलाइडों में अगर आप देखते हैं कि जैसे जैसे हाइड्रोजन का अणुभार बढ़ता जाता है वैसे वैसे एल्किल हैलाइडों का क्या होता है, क्वथनांक बढ़ता जाता है। आप जानते हैं एल्किल हैलाइडों को हम सामान्यतः RF से डिनोट करते हैं। X पर हमारा हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे अगर हम F रखते हैं तो एल्किल क्लोराइड, Cl रखेंगे एल्किल क्लोराइड, Br रखेंगे एल्किल ब्रोमाइड, I रखेंगे तो एल्किल आएगा। तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं हाइड्रोजन में तो इनका अणुभार क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन का अणुभार बढ़ता जाता है वैसे वैसे एल्किल हैलाइडों का क्वथनांक भी क्या होता, बढ़ता चला जाता है। तो यह पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं कि अगर हाइड्रोजन हमारा समान हो लेकिन एल्किल समूह जो इसमें जुड़ा होता है इसका आकार बढ़ता रहे, यानी समान हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइडों में एल्किल समूह का आकार बढ़ने के साथ साथ इनका क्वथनांक क्या होता, बढ़ता चला जाता है। जैसे एक एग्जांपल में हम लें, जैसे मान लिया हम यहाँ पे लिख लें मेथिल आयोडाइड और एक हम लिख लें एथिल आयोडाइड। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों हाइड्रोजन हमारे क्या है, समान है, लेकिन एल्किल समूह की प्रकृति में क्या है, भिन्नता है। यहाँ पे हमारा मेथिल है और यहाँ पे हमारा क्या एथिल है। मेथिल की अपेक्षा एथिल का आकार बढ़ा है और मेथिल का हमारा क्या छोटा है, लेकिन हाइड्रोजन क्या समान है। तो समान हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइडों में एल्किल समूह का आकार बढ़ने के साथ साथ इनका क्वथनांक भी क्या होता, बढ़ता चला जाता है। तो उच्चतम क्वथनांक वाला कौन होगा, एथिल आयोडाइड, और इसकी अपेक्षा मेथिल आयोडाइड हमारा क्या होगा, निम्नतम होगा। अगला अगर हम देखते हैं समावेशी, जो एल्किल हैलाइड के समावेशी होते हैं उनमें क्वथनांकों का अगर हम क्रम देखते हैं, तो जैसे मान लिया एक हम लिखते हैं कि एल्किल हैलाइड का अणुसूत्र लिखते हैं, जैसे मान लिया हम लिखते हैं C4H9Cl। एक हमारा एल्किल हैलाइड का अणुसूत्र है। अगर इसका हम समावेशी लिखते हैं तो पहला समावेशी हमको कुछ इस प्रकार का मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। अगर इसका हम दूसरा संरचना ड्रा करें तो हमको एक दूसरा संरचना भी मिल सकता है, कुछ इस प्रकार का होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl और CH3। और देखते हैं बन सकता है तो एक और बन सकता है, इसका समावेशी होगा क्या, ये हमारा होगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। तो समावेशी जो एल्किल हैलाइड होते हैं उनमें जैसे जैसे
एल्किल समूहों का शाखाकरण होता रहता है। तो समावयवी एल्किल हैलाइडों में एल्किल समूहों का शाखाकरण यानी जैसे जैसे ब्रांचिंग होता है वैसे वैसे इनका क्वथनांक होता घटता चला जाता है। तो सबसे अधिक शाखा किसमें है? इसमें है। इसके बाद किसमें है? इसमें। ये तो हमारा स्ट्रेट लाइन है। तो शाखाकरण होने से समावयवी एल्किल हैलाइडों में उनका क्वथनांक होता घटता चला जाता है। अगर इसकी डिग्री की बात करते हैं तो ये 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड होगा, ये हमारा 2nd डिग्री होगा, ये हमारा क्या होगा? 1st डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। तो आप देख रहे हैं कि समावयवी एल्किल हैलाइडों में जो क्वथनांकों का क्रम होता है वो हमारा 1st डिग्री का सबसे अधिक होता है और सबसे कम किसका होता है? 3rd डिग्री का। तो ये था इसके क्वथनांक का क्रम। अगला हम देखते हैं विलेटर की बात करते हैं। तो आप देखेंगे कि लगभग सभी एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो वाटर के रेफरेंस में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। यानी एल्किल हैलाइड जो होते हैं जल में क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। जल में कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यानी ऑर्गेनिक विलायकों में ये क्या होते हैं? विलेय होते हैं। अगला हम देखते हैं घनत्व की बात करते हैं। तो अगर हम घनत्व की चर्चा करते हैं तो घनत्व में अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं एल्किल हैलाइडों में तो जो हमारे एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड जो होते हैं ये वाटर के रेफरेंस में ये भारी होते हैं। यानी एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड ये H2O की अपेक्षा भारी होते हैं, जबकि एल्किल क्लोराइड और एल्किल फ्लोराइड जो होते हैं ये H2O की अपेक्षा हल्के होते हैं। ये था इसका घनत्व। अगला अगर आप देखते हैं कि एक इसका परीक्षण भी होता है कि अगर एल्किल हैलाइडों का परीक्षण करना हो कि एल्किल हैलाइड है कि नहीं, तो अगर कॉपर तार के साथ एल्किल हैलाइड को लाया जाता है तो कॉपर तार के साथ ये ज्वाला में हरी या नीली ज्वाला के साथ क्या होते हैं? जलते रहते हैं। यानी जितने भी एल्किल हैलाइड होते हैं ये कॉपर तार के साथ ज्वाला में हरी या नीली ज्वाला के साथ जलते रहते हैं। जो एल्किल हैलाइड का क्या होता है? परीक्षण होता है। इसी परीक्षण को हम बोलते क्या है? बायलेस्टीन परीक्षण भी कहते हैं। तो एल्किल हैलाइडों का एक परीक्षण भी है कि अगर आपको एल्किल हैलाइड का पहचान करना हो तो एल्किल हैलाइड को अगर हम कॉपर तार के साथ ज्वाला में लाते हैं तो ये हरी या नीली ज्वाला के साथ जलने रहते हैं, जो हमको सूचित करता है कि हमारा कंपाउंड क्या है? एल्किल हैलाइड है। इसी परीक्षण को हम बोलते क्या है? बायलेस्टीन परीक्षण है, जो एल्किल हैलाइडों का सबसे मुख्य परीक्षण होता है। तो ये था हमारा एल्किल हैलाइड का भौतिक गुणधर्म। अब हम बात करते हैं एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म के बारे में, यानी केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। तो एल्किल हैलाइडों का अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं यानी रासायनिक गुणधर्म का, देखिए केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुणधर्म के बारे में देखते हैं। तो आप देखेंगे कि एल्किल हैलाइड को हम सामान्यतः आलेख से डिनोट करते हैं। यहाँ पर अगर इसको हम दूसरे तरीके से दिखाएं तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। R पर हमारा एल्किल ग्रुप होता है, H पर हमारा क्या? हैलोजन। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि एल्किल ग्रुप एल्किल हैलाइड जो है इसमें हैलोजन हमारा जिस कार्बन से जुड़ा होता है एल्किल समूह के, उस कार्बन का जो संक्रमण अवस्था यानी जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है वो कौन सा होता है? sp3। यानी ये किस संक्रमित अवस्था में होते हैं? sp3 हाइब्रिड कार्बन से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं।
दूसरा, इसमें आप देखेंगे कि कार्बन और हैलोजन में अगर आप देखते हैं तो आप जानते हैं हैलोजन सबसे अधिक विद्युतीय समूह होते हैं। तो इसमें कार्बन की विद्युतात्मकता हैलोजन से हमारा क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण कार्बन और हैलोजन के बीच में ये जो हमारा साझेदारी का एक इलेक्ट्रॉनिक रहता है, ये हैलोजन की तरफ थोड़ा क्या होता है, आकर्षित हो जाता है, नहीं सरक जाता है, जिससे हैलोजन पर क्या होता है, आंशिक ऋण आवेश, और इस पर क्या होता है, आंशिक धन आवेश, यानी पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली निगेटिव कैरेक्टर उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण यह कैसा होता है, ध्रुवीय हो जाता है। इसी कारण हमारे जो एल्किल हैलाइड होते हैं ये एल्केन से अधिक क्रियाशील होते हैं। एल्किल हैलाइडों की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, यानी जो इसकी लाक्षणिक अभिक्रियाएं होती है, वो नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें एल्किल हैलाइडों की जो नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है और इसका जो नेचर ऑफ ये सी सिंगल बॉन्ड एक्स जो होता है, एल्किल हैलाइडों का जो CX बंध की जो प्रकृति होता है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बना के इसमें डालेंगे, क्योंकि केवल प्रॉपर्टी बताना है, बहुत सारे रिएक्शन है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम अलग से एक वीडियो डालेंगे। वो होगा क्या, नेचर ऑफ C सिंगल बॉन्ड X इन एल्किल हैलाइड। ये हमारा एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें आप नेचर ऑफ CH बॉन्ड के बारे में देखेंगे और उसमें नाभिक से नहीं जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, कितने प्रकार की नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, उसका क्रिया विधि क्या है, सारे कंसेप्ट आपको इस वीडियो जो बनाएंगे नेचर ऑफ CH बॉन्ड में, उसमें सारा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम अगर इसके अभिक्रियाओं के बारे में देखते हैं एल्किल हैलाइडों के, तो एल्किल हैलाइड सामान्यतया जो एल्किल हैलाइडों की अभिक्रियाओं का वर्गीकरण किया जाता है 4 भागों में किया जाता है। पहला होता है नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी जिसको हम बोलते क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा रिएक्शन होता है विलोपन अभिक्रिया या निराकरण, जिसको भी बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन हम देखते हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद मेटल। और लास्ट इसका है अपचयन अभिक्रिया, यानी रिडक्शन रिएक्शन। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाओं को इन 4 भागों में विभाजित किया जाता है, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, निराकरण अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, है ना। अब हम बात करते हैं कि नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया में देखते हैं, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में इसके देखते हैं। तो पहला अगर हम देखते हैं कि ये जलीय क्षार के साथ, अगर इसका हम रिएक्शन देखते हैं एल्किल हैलाइडों का, तो जलीय क्षार के साथ एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया देखते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। तो पहला रिएक्शन है क्या, रिएक्शन विद एक्वस NaOH या फिर एक्वस KOH, या इसी में और ऐड कर देते हैं मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, यानी नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया Ag2O। तो अगर एल्किल हैलाइड की हम जलीय क्षार के साथ अभिक्रिया कराएं या नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएं, तो एल्किल हैलाइड को हम लिखेंगे क्या, RH। जैसे मान लिया हम जलीय NaOH के साथ करा देते हैं, लिखेंगे NaOH, यहाँ पर क्या लिख देंगे एक्वस। अब इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो भी आपको बताए थे ये पॉजिटिव होगा, ये हमारा नेगेटिव NaOH है, ये प्लस होगा, ये माइनस, इसका प्लस इसके माइनस से यहाँ से हमारा क्या बाहर निकल जाएगा, NaX बाहर हमारा निकल जाएगा और हमारा बचेगा क्या, ROH। तो हमारा बनेगा क्या, एल्कोहल। ROH संरचना सूत्र को हम बोलते क्या है, एल्कोहल बोलते हैं। तो एल्किल हैलाइड अगर आप चाहे NaOH से कराएं या फिर KOH से कराएं, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा क्या, एल्कोहल बनेगा। इसी Na की जगह पे अगर हम KOH से कराना हो तो इस Na को हम क्या कर देंगे, K कर देंगे, तो यहाँ पर भी हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कोहल ही बनेगा। अगला अगर हम देख लें कि नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएं, तो H2O प्लस Ag2O, अगर Ag2O को H2O के संपर्क में लाते हैं, तो मान लिया अगर हम Ag2O
को H2O के संपर्क में लाते हैं तो बनेगा क्या, ये हमारा 2Ag प्लस ऊपर माइनस यानी इसका H प्लस OH माइनस से 2Ag प्लस और 2OH माइनस मिलकर क्या बनेगा हमारा 2AgOH। अब यहाँ पे 2AgOH है, ये हमारा ब्रेक होगा 2Ag प्लस और प्लस 2OH माइनस, ये R प्लस और X माइनस, इसका X माइनस इसके प्लस से, तो यहाँ पे मोलों की संख्या को हम बढ़ा देंगे तो 2X माइनस 2Ag प्लस से यहाँ पर हमारा क्या बाहर निकल जाएगा 2AgX, यानी सिल्वर हैलाइड अवक्षेपित हो जाता है, सफेद अवक्षेप इसका प्राप्त होता है, और R प्लस OH माइनस यानी हमारा बनेगा क्या ROH। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया चाहे हम जलीय क्षार से कराएं या नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता क्या है, एल्कोहल बनता है। तो ये पहला रिएक्शन हुआ जलीय क्षार या नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया कराते हैं तो प्रोडक्ट हमारा बनता क्या है, एल्कोहल बनता है। दूसरा अगर हम देखते हैं धातु एल्काक्साइड के साथ क्रिया, तो धातु एल्काक्साइड के साथ अगर हम क्रिया कराते हैं, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 12th के लिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया बोर्ड के पेपर में। विलियमसन संश्लेषण के नाम से भी इसको हम जानते हैं। धातु एल्काक्साइड के साथ रिएक्शन अगर हम देखते हैं एल्किल हैलाइडों का, रिएक्शन विद मेटल एल्काक्साइड के साथ अगर हम क्रिया कराएं एल्किल हैलाइड का, तो एल्किल हैलाइड को हम लिख सकते हैं RS। मेटल में जैसे मान लिया हम सोडियम ले लिए तो NaOR-, अगर इसके साथ हम क्रिया कराते हैं तो यहाँ से Na प्लस और X माइनस प्रतिस्थापन क्रिया हो रहा है, यहाँ से हमारा बाहर क्या निकलेगा NaX और प्लस हमारा बनेगा क्या ROR-, और आप जानते हैं ROR- संरचना सूत्र के जो यौगिक होते हैं उसे हम बोलते क्या हैं, ईथर बोलते हैं। इसी अभिक्रिया को हम बोलते क्या है, विलियमसन संश्लेषण बोलते हैं, जो एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है 12th एग्जाम यानी जो बोर्ड का एग्जाम होता है बहुत बार पूछता है विलियमसन संश्लेषण पर टिप्पणी लिखिए, या ऐसे पूछ लेता है कि एल्किल हैलाइड से ईथर का परिवर्तन हो, तब भी आप इस अभिक्रिया का प्रयोग करके एल्किल हैलाइड से ईथर बना सकते हैं। तो ये रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है मेटल एल्काक्साइड के साथ जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया कराते हैं। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं सोडियम एल्काक्साइड एल्किल हैलाइड, और हमारा बनेगा क्या ROR यानी ईथर बनता है। तो ये था दूसरा रिएक्शन कि एल्किल हैलाइड की क्रिया जब हम मेटल एल्काक्साइड के साथ कराते हैं तो हमारा ईथर बनता है। ईथर बनने की इसी क्रिया को हम बोलते क्या है, विलियमसन संश्लेषण बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, अगला रिएक्शन हम देखते हैं एल्कोहलिक साइनाइडों के साथ क्रिया। अगर हम एल्किल हैलाइड की कराते हैं यानी रिएक्शन विथ एल्कोहलिक साइनाइड, तो ध्यान देंगे अगर हम एल्किल हैलाइड की क्रिया, जैसे मान लिया एल्किल हैलाइड को लिखे, इसकी क्रिया हमको कराना है किसके साथ, एल्कोहलिक साइनाइड। तो जैसे मान लिया एक बार हम ले लें एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ कराएं, और एक बार हम इसकी क्रिया एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड या फिर ले लें सोडियम साइनाइड के साथ इसकी क्रिया करते हैं। तो जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ कराते हैं तो हमारा मुख्य उत्पाद बनता क्या है, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, जो आप जानते हैं ये इसका प्लस इसके माइनस से AgX बाहर निकल जाएगा, यहाँ माइनस लिख दे रहे हैं AgX। तो हमारा मुख्य उत्पाद क्या बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड। लेकिन जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड के साथ कराते हैं तो मुख्य उत्पाद हमारा बनता क्या है, एल्किल साइनाइड, और यहाँ पे हमारा बाहर क्या निकल जाता है KX, या NaCN के साथ कराएंगे तो NaX। तो यहाँ पे हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता क्या है, एल्किल साइनाइड। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि साइनाइड के साथ कराते हैं, जब हम सिल्वर ले लेते हैं सिल्वर साइनाइड तो हमारा आइसोसाइनाइड बन जाता है। लेकिन जब हम पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड के साथ कराते हैं तो हमारा
यौगिक बनता क्या है, साइनाइड बनता है। तो आइसोसाइनाइड और साइनाइड जो बनता है इसका कारण क्या है कि जो हमारा ये CN समूह है साइनाइड, ये हमारा उभयदंती आयन है, यानी जो हमारा CN माइनस है ये एक हमारा उभयदंती आयन है। उभयदंती आयन अगर इसका हम संरचना देखते हैं तो CN माइनस की अगर हम संरचना बनाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पर अगर हम आप लोग जानते होंगे कि एक 11th में टॉपिक था कि कौन सा केमिकल बॉन्डिंग, उसमें आप लोग लुई विन संरचना सूत्र बनाना जानते थे। तो उसमें अगर आप CN माइनस का बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। अब इसमें आप देख रहे हैं कि एक संरचना तो ये ड्रा कर रहा है, दूसरा अगर हम देखते हैं तो कुछ एक संरचना इस प्रकार का भी इसका होता है। तो दोनों पर एक बार नाइट्रोजन से भी ये बॉन्डिंग करता है और एक बार कार्बन से भी ये बॉन्डिंग करता है, एल्किल समूह से जुड़ता है। तो जब इसका कार्बन एल्किल समूह से जुड़े तो इसे हम बोलते हैं क्या है, संबंधित यौगिक को साइनाइड बोलते हैं। और जब नाइट्रोजन जुड़ता है तो उसे हम बोलते हैं क्या है, आइसोसाइनाइड बोलते हैं। तो एक तरीके और दूसरा भी ये रीजन आप देख सकते हैं कि AgCN जो है और KCN या NaCN, KCN और NaCN जो हमारा है ये यौगिक, ये हमारा आयनिक यौगिक है जिसमें K प्लस और CN माइनस होता है, या NaCN में देखेंगे Na प्लस या CN माइनस है। जबकि AgCN हमारा सहसंयोजक यौगिक है जिसके कारण ये हमारा यौगिक क्या बनाता है, एल्किल आइसोसाइनाइड या जिसे कार्बिलएमीन बोलते हैं। जबकि हम पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड के साथ कराते हैं तो हमारा यौगिक बनता क्या है, एल्किल साइनाइड बनता है। तो ये था एल्कोहलिक साइनाइडों के साथ एल्किल हैलाइड की क्रिया। जब सिल्वर साइनाइड के साथ कराएंगे तो आइसोसाइनाइड, पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड के साथ कराएंगे तो एल्किल साइनाइड बनता है। अगला रिएक्शन देखेंगे कि एल्कोहल की उपस्थिति में अमोनिया से क्रिया, यानी रिएक्शन विथ अमोनिया। एल्किल हैलाइड का नेक्स्ट प्रतिस्थापन क्रिया में है कि अमोनिया के साथ अब क्रिया इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल की उपस्थिति में अमोनिया के साथ जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया कराते हैं तो ध्यान देंगे कि इस सब क्रिया में जब हम एल्किल हैलाइड को एल्कोहल की उपस्थिति में अमोनिया के साथ इसकी क्रिया कराते हैं तो हमको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क अमोनियम लवण का क्या होता है, मिश्रण प्राप्त। यानी प्राथमिक एमीन भी बनता है, द्वितीयक एमीन भी बनता है, तृतीयक एमीन भी बनता है और चतुष्क अमोनियम लवण का मिश्रण प्राप्त होता है। देखिए रिएक्शन देखते हैं ध्यान से कि एल्किल हैलाइड को हम लिखते क्या, सामान्यतः RX अमोनिया के साथ इसकी हम क्रिया कराएंगे किसके उपस्थिति में, एल्कोहल की उपस्थिति में। जब इसकी क्रिया हम गर्म करके कराते हैं अमोनिया के साथ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अमोनिया को हम इस तरीके से लिख सकते हैं HNH2। यहाँ पर है RX, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। यहाँ पर नाइट्रोजन की अपेक्षा हाइड्रोजन कम विद्युत है तो इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। तो इसका प्लस इसके माइनस से तो HX बनेगा और ये NH2 समूह इस एल्किल समूह से जुड़ेगा तो यहाँ पर हमारा बनेगा क्या, RNH2। RNH2 इसको हम बोलेंगे क्या, फर्स्ट डिग्री एमीन बोलते हैं। अब यहाँ पे फिर HX से आप देखते हैं अमोनिया का, क्योंकि एल्कोहलिक अमोनिया है, फिर ये अमोनिया के ओर से क्रिया करता है तो आप जानेंगे कि अमोनिया के नाइट्रोजन पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जो एज ए नेगेटिव सेंटर की भांति व्यवहार करता है। तो H प्लस और X माइनस, इसका H प्लस ये नेगेटिव सेंटर की भांति व्यवहार करेगा, फिर इसके पास जाएगा तो ये बनाएगा क्या, NH4 प्लस और इसका NH4 प्लस इसके X माइनस से, तो फिर हमारा ये बनेगा क्या, अमोनियम हैलाइड, ये बाहर निकल जाता है। तो फर्स्ट टाइम जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्कोहलिक अमोनिया के साथ गर्म करके कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनता क्या है, फर्स्ट डिग्री एमीन। अब जो फर्स्ट डिग्री एमीन हमारा बनता है इसी की क्रिया अगेन फिर होगी किससे, एल्किल हैलाइड से। तो फर्स्ट डिग्री एमीन है RNH2, इसकी क्रिया फिर एल्किल हैलाइड के साथ कराएंगे तो यहाँ से आप देखेंगे फिर एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा इसके X के साथ, फिर यहाँ पे क्या हमारा बाहर निकलेगा HX, ये एल्किल समूह इससे जुड़ेगा नाइट्रोजन से तो यहाँ पे क्या होगा, एक एल्किल था एक एल्किल और आया तो इसको बोलेंगे क्या, R2 और यहाँ पे बचा क्या, NH। तो आप जानते हैं R2NH को हम बोलते हैं क्या है, सेकेंड डिग्री एमीन बोलते हैं। अगेन सेकेंड डिग्री एमीन फिर हमारा किससे क्रिया करेगा, एल्किल हैलाइड से।
तो फिर यहाँ का एक हाइड्रोजन X के साथ फिर यहाँ पे क्या बाहर निकल जाएगा HX, फिर ये एल्किल समूह इससे आके जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा R3N, और इसको हम बोलेंगे क्या थर्ड डिग्री एमीन। अब ये जो थर्ड डिग्री एमीन है इसी की क्रिया फिर अगेन हम किससे करा दें एल्किल हैलाइड से, तब ये हमारा बनेगा क्या चतुष्क अमोनियम लवण बनता है, यानी R4N+ और X-, जिसको हम बोलते हैं टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। तो ये प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक और चतुष्क अमोनियम लवण का मिश्रण प्राप्त होता है कब, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया अल्कोहल की उपस्थिति में अमोनिया के साथ ग्रहण करके कराते हैं। तो फर्स्ट है हमारा फर्स्ट डिग्री अमीन, सेकंड फर्स्ट डिग्री अमीन एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगा सेकंड डिग्री अमीन, नेक्स्ट टाइम सेकंड डिग्री अमीन एल्किल हैलाइड से क्रिया करता है थर्ड डिग्री अमीन, थर्ड डिग्री अमीन एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगा जो चतुष्क अमोनियम लवण प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम बोलते क्या है हाफमान अमोनोलिसिस अभिक्रिया भी बोलते हैं, यानी एल्किल हैलाइडों से प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक और जो चतुष्क अमोनियम लवण का मिश्रण प्राप्त होता है, प्राप्त होने की इसी अभिक्रिया को एक दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, जिसे हम कहते क्या है हाफमान अमोनोलिसिस अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एल्कोहलिक KSH के साथ अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया हम एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराते हैं, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब इसकी क्रिया कराते हैं एल्किल हैलाइड का, तो हमारा प्रोडक्ट बनता क्या है, ध्यान से देखेंगे। वैसे सेम रिएक्शन जैसे सब में होता है, इसका प्लस इसके माइनस से, यहाँ से हमारा KH बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे हमारा बनेगा क्या RSH। तो RSH को हम बोलते क्या है थायोल या मर्केप्टन बोलते हैं, यानी हमारा प्रोडक्ट बनता क्या है थायोल या मर्केप्टन बनता है। जैसे मान लिया कोई रिएक्शन एक ले लें हम कॉमन, जैसे मान लिया हम यहाँ पे ले लें एथिल ब्रोमाइड ले लें C2H5Br, और इसकी क्रिया हम एल्कोहलिक KSH के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर हमारा निकलेगा क्या KBr बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे हमारा बनेगा क्या C2H5SH। इसी को हम बोलेंगे क्या एथिल थायोल या एथिल मर्केप्टन बोलते हैं, है ना। तो इसको बोलेंगे क्या एथिल थायोल या एथिल मर्केप्टन। तो या इसके साथ जब हम कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनता क्या थायोल बनता है, या इसी को हम बोलते क्या है मर्केप्टन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछा जाता है। अगला रिएक्शन हम देखते हैं एल्कली मेटल मर्केप्टाइड के साथ अभिक्रिया, यानी रिएक्शन विथ एल्कली मेटल मर्केप्टाइड, यानी जब एल्किल हैलाइड की क्रिया हम क्षार धातु मर्केप्टाइड के साथ कराएं तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा क्या। तो एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र आप जानते हैं RH, क्षार धातु मर्केप्टाइड है तो आप लिख सकते हैं NaSR, यहाँ पे R है तो यहाँ पे R' कर देंगे। तो अब आप ऑटोमेटिक प्रोडक्ट बता सकते हैं, ये प्लस ये माइनस, यहाँ से इसका NaX क्या होगा हमारा बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे हमारा बनेगा क्या RS R' और बाहर ये होगा क्या NaX। आप जानते हैं कि ROR' संरचना सूत्र को हम बोलते हैं क्या ईथर बोलते हैं, तो यहाँ पे O की जहाँ पे क्या है S, तो इसे हम बोलेंगे क्या थायो ईथर। तो जब एल्किल हैलाइड की क्रिया क्षार धातु मर्केप्टाइड के साथ कराया जाता है तो हमारा प्रोडक्ट बनता क्या है थायो ईथर बनता है। अगला रिएक्शन देखते हैं कि जैसे मान लिया इसके साथ कराएं तो देखें कि अगर हम इसकी क्रिया एल्किल हैलाइड का प्रतिस्थापन क्रिया में देखें कि वसा अम्ल के सिल्वर लवण के साथ क्रिया करें, यानी रिएक्शन विथ सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, यानी वसा अम्लों के सिल्वर लवण के साथ एल्किल हैलाइड की
क्रिया कराया जाए तो एल्किल हैलाइड को हम लिख सकते हैं RH। वसा अम्ल का सिल्वर लवण, जैसे मान लिया मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को वसा अम्ल बोलते हैं, तो यहाँ से अगर इसका सिल्वर लवण लेना हो तो RCO - H+, इसके H+ को हटा के यहाँ पे अगर हम Ag लगा दें तो इसी को हम बोलेंगे क्या, वसा अम्ल का सिल्वर लवण। तो चाहे हम RCO Ag लिखें या इसको हम कुछ इस तरीके से अगर इसका संरचना बनाते हैं तो लिख सकते हैं RAgOCOR। तो यहाँ पे R है तो यहाँ पे R' कर देंगे। और अल्कोहल की उपस्थिति में जब इसकी क्रिया हम वसा अम्ल के सिल्वर लवण के साथ कराएंगे तो आप लोगों को आसानी, अगर वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ गया होगा कि बाहर क्या निकलेगा और प्रोडक्ट हमारा बनेगा क्या, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, और इसको हम बोलेंगे क्या, एल्किल हैलाइड। अब यहाँ से आप देखेंगे Ag+ और ये X-, ये AgX क्या होगा, हमारा बाहर निकल जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा क्या, आप इसके साथ इसको जोड़ दीजिए, RCO- से R+ को जोड़ देंगे तो हमारा बनेगा क्या, RCOO, और इससे R जुड़ जाएगा तो हमारा बनेगा क्या, RCOR। अब आप जानते हैं RCOR' संरचना सूत्र के जितने भी यौगिक होते हैं उनको हम बोलते क्या है, एस्टर बोलते हैं। तो जब एल्किल हैलाइडों की क्रिया अल्कोहल की उपस्थिति में वसा अम्ल के सिल्वर लवण के साथ कराया जाता है तो हमारा प्रोडक्ट बनता क्या है, एस्टर बनता है। रिएक्शन लिख लीजिए। अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो बीच बीच में रोक के रिएक्शन को आप लिख लिया करिए और नोट कापी कलम लेकर बैठा करिए जब आप पढ़ने को बैठे, जिससे आप नोट्स भी बनाते रहेंगे और जो आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट भी रहेगा। अगला रिएक्शन हम देखते हैं। अब ये यहाँ तक इसके पहले जो बताए वो प्रतिस्थापन अपक्रिया यानी नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अपक्रिया के जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन लगभग थे उसको हम बता दिए हैं। अब सेकेंड रिएक्शन आपका है निराकरण अपक्रिया। तो निराकरण अभिक्रिया में अगर आप देखते हैं तो जो एल्किल हैलाइड हमारे होते हैं वो क्षार की उपस्थिति में, जैसे मान लिया कि एल्किल हैलाइड हम ले रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड दिया, जिसको हम बोलते हैं एथिल ब्रोमाइड। क्षार की साथ अगर अल्कोहल की उपस्थिति में इसकी हम क्रिया कराते हैं तो एल्किल हैलाइड एल्कीन में परिवर्तित हो जाते हैं। होता क्या है कि निराकरण क्यों बोलते हैं कि यहाँ से दो परमाणु या परमाणु के समूह एक सरल अणु के रूप में क्या होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं और कार्बन कार्बन के बीच में युग्मन स्थापित कर देते हैं। रिएक्शन होगा क्या, कैसे होगा आप देखें इसको ध्यान से। अगर ये अल्कोहल की उपस्थिति में ग्रहण करेंगे तो ये K+ और ये OH- के रूप में ब्रेक होगा। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं CH2 और H, यानी CH3 को इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है H और यहाँ पे हमारा क्या है Br। अब जब इसके संपर्क में गर्म करेंगे तो ब्रोमीन की विद्युदात्मकता यहाँ से कार्बन से अधिक होगा तो ये अपनी तरफ खींचेगा तो कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव। जैसे ही कार्बन पर क्योंकि बैलेंस की डिस्टर्ब होगी तो तुरंत यहाँ से इस बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ पे हो जाएगा कार्बन पे और ये H+ यहाँ से निकलेगा, इसका K+ इसके Br- से यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा KBr और इसका OH- से क्या बाहर निकलेगा H2O और यहाँ पे हमारा बचेगा क्या CH2। इस बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ पे होगा तो होगा कि हमारा डबल बॉन्ड और यहाँ पे हमारा होगा क्या CH2 डबल बॉन्ड CH2 को हम बोलेंगे क्या, एथिलीन। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनता है क्या है, एल्कीन बनता है। आप लोग निराकरण अपक्रिया 11th में पढ़े होंगे कार्बनिक अपक्रियाओं के प्रकार में, तो उसमें निराकरण अपक्रिया के बारे में पढ़े हैं, उसके प्रकार भी पढ़े हैं। तो निराकरण अपक्रियाएं कई प्रकार, अल्फा बीटा गामा, इन सभी प्रकार की होती हैं। जो एल्किल हैलाइड निराकरण अपक्रिया प्रदर्शित करते हैं वो बीटा निराकरण अपक्रिया प्रदर्शित करते हैं। क्यों, यहाँ से आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो निकल रहा है ये अल्फा कार्बन हो गया हमारा बीटा, है ना। तो ये सब क्रिया को हम बोलते क्या है, बीटा निराकरण अपक्रिया। इसमें एक बात और ध्यान देंगे कि एल्किल हैलाइडों में जो निराकरण अपक्रिया होता है, निराकरण अपक्रिया का जो सक्रियता होता है एल्किल हैलाइडों में निराकरण अपक्रियाओं के प्रति वो टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, यानी एल्किल हैलाइडों के निराकरण अपक्रिया के प्रति जो सक्रियता का घटता हुआ क्रम होता है वो प्राइमरी का सबसे कम होता है, टर्शियरी का क्या होता है, सबसे अधिक होता है।
यानी तृतीयक एल्किल हैलाइड की सक्रियता निराकरण क्रिया के प्रति क्या होता है, अधिक होता है। एक बात इसमें और ध्यान में रखेंगे, अगर कोई ऐसा हमारा एल्किल हैलाइड हो, अगर निराकरण क्रिया हो रहा हो और उसमें एक से अधिक प्रकार के एल्कीन बनने की अगर संभावना हो, तो उसमें जो हमारा निराकरण क्रिया होता है वो सेटजेव रूल के अनुसार होता है। किस रूल के अनुसार? सेटजेव रूल के अनुसार होता है। और सेटजेव रूल बताता क्या है कि अगर कोई एल्किल हैलाइड है और उसका निराकरण क्रिया कराया जा रहा तो उसमें एक से अधिक प्रकार के हमारा, जैसे सेकेंडरी और टर्शियरी में देखते हैं एक से अधिक एल्कीन बनने की संभावना है, तो उसमें हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन हमारा उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से बाहर निकलता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होता है, सबसे न्यूनतम होता है। यही हमारा सेटजेव रूल है। तो देखते हैं कि जैसे मान लिया एक एल्कीन हम यहाँ पे, अगर एक एल्किल हैलाइड यहाँ पे हम लिखें और उसका हम निराकरण क्रिया कराएं, जैसे मान लिया हम सेकेंडरी कोई एल्किल हैलाइड ले लें, तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड का मतलब जैसे मान लिया हम इस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH Br और सिंगल बॉन्ड CH3, अब इसका हम निराकरण क्रिया करा रहे हैं अल्कोहल की उपस्थिति में क्षार के साथ, तो यहाँ से हमारा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और इसके साथ हाइड्रोजन किस निकटवर्ती कार्बन से निकलेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगा, सबसे न्यूनतम होगा। तो इसका निकटवर्ती कार्बन हमारा कौन सा है? ये कार्बन है। और दूसरा निकटवर्ती क्या? ये कार्बन है। इस पर 2 हाइड्रोजन, इस पर 3 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम किस पर है? इस पर है। तो यहाँ पे हमारा 2 प्रोडक्ट बनेगा। पहला प्रोडक्ट हमारा बनेगा क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और एक दूसरा प्रोडक्ट हमारा बनेगा क्या? अगर सामान्य कराते हैं तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और सब में हमारा ये बाई प्रोडक्ट में क्या निकलेगा? KBr प्लस H2O हमारा बाई प्रोडक्ट में बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे हमारा जो बन रहा 2 प्रोडक्ट 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन, ये 2 एल्कीन बने, ये हमारा 80% और ये हमारा कितने परसेंट में होता है? 20%। तो ये सेटजेव रूल के अनुसार होता है। एक बार ध्यान से आप देख लेंगे कि अगर कोई ऐसा एल्किल है सेकेंडरी टर्शियरी, उसमें एक से अधिक प्रकार के प्रतिस्थापी एल्कीन बनने की संभावना हो विलोपन अपक्रिया में, तो विलोपन अपक्रिया होगा तो हाइड्रोजन के परमाणु के साथ हाइड्रोजन परमाणु उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से बाहर निकलता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होगा? सबसे न्यूनतम होगा। यही हमारा सेटजेव रूल है। निकटवर्ती कार्बन क्या होगा? एल्किल हैलाइड में जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन जुड़ा होगा, जैसे मान लिया ये है एल्किल हैलाइड, इसमें किस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन जुड़ा है? इस कार्बन, तो इसके निकट जो कार्बन होंगे, एक ये कार्बन और एक कार्बन, यही हमारा निकटवर्ती कार्बन कहलाएगा। तीसरा प्रकार एल्किल हैलाइडों की रासायनिक क्रिया में धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब आप देखते हैं एल्किल हैलाइड की क्रिया जब हम धातु के साथ कराते हैं, तो जैसे मान लिया हम मैग्नीशियम धातु ले लें, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ गर्म करके कराते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनता है RMgX, जिसे हम बोलते क्या है? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, या इसे हम एक रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं जिसे हम कहते क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हमारा बनता है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिकर्मक है कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनता है यानी कार्बधात्विक यौगिक। कार्बधात्विक यौगिक क्या है? कि वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और धातु के बीच में ये बंध ऐसा हो, यानी धातु हमारा कार्बन से किससे जुड़ा हो? साथ संयोजक बंध से जुड़ा हो, तो ऐसे यौगिकों को हम बोलते क्या है? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड यानी कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। तो जब एल्किल हैलाइड की क्रिया हम मैग्नीशियम के साथ कराते हैं तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है, जो हमारा एक कार्बधात्विक यौगिक होता है जिसका कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। बहुत ही सस्ता होता है इससे कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण करने में। जो आगे ग्रिग्नार्ड एजेंट जब पढ़ाएंगे तो उसमें इसकी पूरी केमिस्ट्री को बताएंगे। देखिए अगला रिएक्शन है
लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ अभिक्रिया, ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। अभी आप लोगों को बताएंगे कि इस रिएक्शन का महत्व है क्या। जैसे मान लिया एल्किल हैलाइड की क्रिया अगर हम सोडियम लेड मिश्र धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ पर हमारा एक प्रोडक्ट बनता है टेट्रा एल्किल लेड, जिसे हम बोल R4PB और प्लस यहाँ पे हमारा NaX बाहर निकल जाता है और लेड हमारा क्या होता है अवक्षेपित हो जाता है। रिएक्शन को संतुलित करने के लिए यहाँ पे 4 कर देंगे, यहाँ पे 4PB, यहाँ पे 3PB और यहाँ पे क्या कर देंगे 4NaX। अब जैसे मान लिया ये तो जनरल रिएक्शन हुआ, कोई एग्जांपल लेकर जैसे दिखाएं। जैसे मान लिया हम एथिल ब्रोमाइड ले लें C2H5Br 4PbNa इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो इसको हम गर्म करके रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे R के जगह पे एल्किल ग्रुप हमारा क्या है एथिल, तो लिखेंगे क्या C2H5 का होल 4Pb और प्लस 4NaBr और प्लस यहाँ पे हमारा क्या होगा 3Pb। ये हमारा एथिल है, यहाँ 4 है तो क्या बोलेंगे टेट्रा एथिल लेड। ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है टेट्रा एथिल लेड, या इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टेट्रा एथिल लेड। जो किसका कार्य, जो एक ऐसा पदार्थ है आपस फोट पदार्थ जो है ये किसका कार्य करता है, आपस फोट रोधी गुण का को प्रदर्शित करता है। नॉकिंग एजेंट बोलते हैं, यानी नॉकिंग को कम करता है, आपस फोटन की दर को क्या करता है कम करता है टेट्रा एथिल लेड। देखिए अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऊर्जा अभिक्रिया, है ना। ऊर्जा अभिक्रिया क्या कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया हम ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ हम अगर हम कराते हैं तो हमारा एल्केन बनता है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु की क्रिया द्वारा एल्केन बनने की इसी क्रिया को हम बोलते क्या है ऊर्जा अभिक्रिया बोलते हैं। ऊर्जा अभिक्रिया ध्यान से देख लेंगे, यहाँ पे हमारा बनेगा कैसे, यहाँ पे हम 2 कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे 2 मोल कर देंगे तो यहाँ से हमारा बाहर क्या निकलेगा 2Na। या और सही से समझना हो तो इस तरीके से रिएक्शन को आप लिख लीजिए RX प्लस 2Na और प्लस XR, चाहे RX लिखे चाहे XR, यहाँ से 2NaX हमारा क्या होगा बाहर निकल जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा क्या एल्केन बनेगा। एक बात ध्यान से रखेंगे, ऊर्जा अभिक्रिया द्वारा मेथेन का संश्लेषण कभी नहीं किया जा सकता है, यानी मिनिमम 2 कार्बन वाली एल्केन से शुरुआत होता है। ऊर्जा अभिक्रिया की सहायता से अगर हम एल्केन बनाए तो 2 कार्बन वाले सदस्य का निर्माण होता है, 1 कार्बन वाले सदस्य का निर्माण नहीं होता, यानी मेथेन कभी नहीं बना सकते। तो ऊर्जा अभिक्रिया में बताया कि मेथेन नहीं बना सकते हैं। और दूसरा क्या है कि कौन कौन से एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके एल्केन बनाते हैं, तो केवल प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड ऊर्जा अभिक्रिया शो करते हैं, जबकि तृतीयक एल्किल हैलाइड ऊर्जा अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि टर्शियरी एल्किल हैलाइड ऊर्जा अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। देखिए चौथा रिएक्शन आपका जो प्रकार था 4 प्रकार की क्रिया, पहला नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन अपक्रिया, तीसरा या निराकरण जिसे बोलते हैं, तीसरा धातुओं के साथ, चौथा आपका है क्या अपचयन अपक्रिया। एल्किल हैलाइड का जब अपचयन कराया जाता है तो एल्किल हैलाइड संगत एल्केन में अपचयित हो जाते हैं। संगत एल्केन का मतलब कि जितने कार्बन का आप एल्किल हैलाइड लेंगे उतने ही कार्बन के संगत एल्केन में क्या होते हैं अपचयित हो जाते हैं। तो एल्किल हैलाइडों का अपचयन कराने पर एल्किल हैलाइड अपने संगत एल्केन में अपचयित हो जाते हैं। जैसे मान लिया हम यहाँ पे एल्किल हैलाइड ले लें और इसका अपचयन अगर हम कराते हैं तो एल्किल हैलाइड अपने संगत एल्केन में क्या होते हैं अपचयित हो जाते हैं।
अब यहाँ पे आप देखेंगे हम कोई भी एल्किल हैलाइड ले सकते हैं। जैसे मान लिया हम एथिल क्लोराइड ले लें, इसका अगर हम अब चेंज कराते हैं तो यहाँ से हमारा बाहर क्या निकल जाएगा, HCl, X के जहाँ पे Cl है, एक HCl से HCl, और R के जहाँ पे C2H5 है तो C2H5 से एक H आके जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H6 यानी एथेन बन जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी आप चाय का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे लिथियम एल्यूमिनियम, जैसे कुछ आप चायकों को लिख दे रहे हैं, आप किसी भी आप चाय के प्रेजेंस में इसका ऑप्शन करा सकते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, चाहे सोडियम एथिल अल्कोहल ले सकते हैं, चाहे आप जिंक और सांद्र HCl ले सकते हैं, ETC, चाहे आप लाल फास्फोरस HI ले सकते हैं। ऐसे कोई भी आप चाय अगर आप लेते हैं तो एल्किल हैलाइड का अगर आप चयन कराएंगे तो एल्किल हैलाइड संगत एल्केन में अपचयित हो जाते हैं। ये था एल्किल हैलाइडों का रासायनिक गुणधर्म। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम आपसे मिलेंगे डाइहैलो एल्केन का अगला वीडियो लेकर आएंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई भी अगर आपको टॉपिक ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।